अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मेरे कप्तान आज भी रिहा ना हो सके। नाज़रीन, आज वो फैसला आ गया जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कल का महफूज शुदा फैसला आज सुना दिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले के मुताबिक 2 रुकनी बेंच ने मेरे कप्तान की सजा मौतली की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद मेरे कप्तान रिहा ना हो सके क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी 15 अगस्त से डाली जा चुकी है और वो 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर हैं। इसी मुकदमे में मेरे कप्तान को कल खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई है। यूं वो सूरत हाल पैदा हो गई है जिसका इशारा राना सनाउल्लाह ने हमारे इसी प्रोग्राम में आज से कुछ दिन पहले दिया था। खान साहब की गिरफ्तारी किसी और केस में भी हो सकती है। अच्छा, यानी और आपके ख्याल में कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें गिरफ्तारी हो सकती है? नैब में जो है वो यही इंक्वायरी चल रही है तोशा खाना के हवाले से। अलकादर ट्रस्ट केस है साइफर, उसमें भी खान साहब ने जो किया है ना, खान साहब ये उससे कह नहीं सकते कि मैंने नहीं किया और ये जुर्म मैंने कमिट नहीं किया। वो भी ओपन एंड शट केस है। नाज़रीन, लगता यूं है कि रिहाई के लिए मेरे कप्तान को साइफर केस में भी जमानत करानी पड़ेगी। यह भी मुमकिन है कि एक से ज्यादा केसेस में उनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी हो और एक केस से जमानत के बाद किसी दूसरे केस में गिरफ्तारी सामने आ जाए। इन्हीं इम्कानात को मद्देनजर रखते हुए आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मेरे कप्तान के वकला ने यह दरख्वास्त भी दायर की कि तोशा खाना केस में सजा सुनाए जाने के बाद किसी भी दूसरे मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी को रोका जाए। आज के फैसले के हवाले से एक और अहम नुक्ता यह भी है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ सजा मौतली का फैसला दिया है, सजा को कलअदम करार नहीं दिया। मजीद यह कि मेरे कप्तान की 5 सालाना अहली का फैसला उसी तरह बरकरार है और वो अगर रिहा हो भी जाए तो इंतखाबी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। नाज़रीन, रिहाई का हुक्म मिल जाने के बावजूद रिहाई से महरूम मेरे कप्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से हम 12 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ जाने के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि सजा मौतली के बाद मेरे कप्तान की नाअहली भी मअतल हो गई है। बाबर अवान ने भी दावा किया कि सजा मौतली के बाद मेरे कप्तान पार्टी चेयरमैन की हैसियत से बहाल हो गए हैं। क्या कानूनी तौर पर सलमान अकरम राजा और बाबर अवान के दावे दुरुस्त हैं? सवाल नंबर 2, बाज़ कानूनी माहिरीन का कहना है कि मेरे कप्तान को आर्जी रिलीफ मिला है। अब क्या इस केस का ट्रायल दोबारा होगा और क्या आज अदालत सजा मुअत्तल करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकती है? सवाल नंबर 3, 5 समातों में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा मुअत्तली का फैसला कर दिया। सिर्फ 24 दिनों में मेरे कप्तान को रिलीफ मिल गया। फिर तहरीक इंसाफ को गिला किस बात का है? सवाल नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही ट्रायल कोर्ट के फैसले पे नकाइस के रिमार्क्स दे चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि सजा मौतली के बाद अगले मरहले में मेरे कप्तान को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाए? सवाल नंबर 5, तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ मुहिम चलाई गई। आज जस्टिस आमिर फारूक ने मेरे कप्तान को कानूनी रिलीफ दे दिया। जिस तरह मेरे कप्तान ने जज जेबा से माफी मांगी थी, क्या आज का फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ अपने इस अमल पर जस्टिस आमिर फारूक से भी माफी मांगेगी? सवाल नंबर 6, रवां साल जुलाई में मेरे कप्तान की तरफ से चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। क्या तहरीक इंसाफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ इन दरख्वास्तों को वापस लेगी और क्या तहरीक इंसाफ अब भी जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने के फैसले पर कायम रहेगी? सवाल नंबर 7, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेरे कप्तान की सजा मौतली के बाद कहा कि आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे? क्या शहबाज शरीफ के बयान की भी उसी तरह मजम्मत की जानी चाहिए जिस तरह तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत की गई थी? सवाल नंबर 8, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म जारी होने के कुछ देर बाद इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साइफर गुमशुदगी केस में मेरे कप्तान को अटक जेल में ही रखने के अहकाम जारी कर दिए। साइफर केस में मेरे कप्तान की गिरफ्तारी 15 अगस्त से डाली गई है। इस नोटिफिकेशन को 2 हफ्तों तक खुफिया क्यों रखा गया? सवाल नंबर 9, तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम का कहना है कि मुल्जिम को बताए बगैर गिरफ्तारी डाली जाए तो वो गिरफ्तारी गैर कानूनी होती है। क्या मेरे कप्तान की दोबारा गिरफ्तारी गैर कानूनी है? सवाल नंबर 10, मेरे कप्तान को सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई अदालत में पेश किए बगैर उनका जुडिशल रिमांड दे दिया गया। क्या कानूनी तौर पर किसी मुल्जिम को अदालत में पेश किए बगैर उनका जुडिशल रिमांड दिया जा सकता है? सवाल नंबर 11, राना सनाउल्लाह तो कह चुके हैं कि मेरे कप्तान को रिहा किया गया तो किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज ख्वाजा साद रफीक ने भी अपने ट्वीट में कहा कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। क्या यह इशारा है कि मेरे कप्तान की रिहाई मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नहीं? सवाल नंबर 12,
5 अगस्त को मेरे कप्तान की मुश्किलात का आगाज हुआ, वो कौन सी घड़ी होगी जब मेरे कप्तान वापस अपने घर जाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। माहिर कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी हसन अयूब साहब भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, सर रिहाई नहीं मिली इमरान खान साहब को, बड़ी उम्मीदें थी, पूरी कानूनी टीम जो है इसके ऊपर मेहनत कर रही थी, लेकिन एकदम जो है ये हालात बदल गए और वैसे कहा जा रहा था कि मोस्ट प्रॉब्ली साइफर के अंदर ही इनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है, तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही होगा? बहुत शुक्रिया। मेरे पास ना कोई चिड़िया है, ना कोई कौवा है, ना कोई भैंस है। आपको पता है ये जो खबरें देते हैं, जो बैठ के प्लानिंग करते हैं, वो फिर सारे लोगों तक पहुंचानी तो होती हैं। और हम तो कानून और आइन की बात करेंगे कि जिस वक्त इमरान खान साहब को एक साजिश के तहत एक ऐसे झूठे, फर्जी और बेबुनियाद केस में सजा दी गई और जिस तेजी से सजा दी गई वो सारा कुछ सामने आ चुका है। अब तो कोई डाउट रह नहीं गया। फिर जिस दिन जब गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद मैं पहले दिन ही कह रहा था कि ये चूंकि एक देखें, ये आज कोई एहसान नहीं किया या कोई हम कह रहे कोई बहुत बड़ा, जैसे शहबाज शरीफ ने कह दिया पता नहीं क्या कर दिया, ये कोई करप्शन या करप्ट एक्ट का केस है, और ना ये फौजदारी केस है। जो मैं आपके सामने पहले कहता रहा हूं कि ये फौजदारी केस नहीं है, वो भी बात सामने आ गई कि ये डायरेक्ट कंप्लेंट की बात हो रही। अगर फौजदारी होता तो मैजिस्ट्रेट से ये केस होकर फिर आना था, ये बात भी सच हो गई। और ये फिर कोर्ट ने भी कह दिया कि ये तो ऐसा केस है, नोटिस दिए बगैर भी इसको सस्पेंड किया जा सकता। तो अगर उस वक्त सस्पेंड कर दिया जाता तो ये ना, लेकिन तयशुदा बातें है ना, सस्पेंड इसलिए नहीं किया गया। फिर हमने देखा उसका और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए या आफ्टर शॉक क्या हुए। जो बेल बिफोर अरेस्ट थी, चाहे वो 9 मई वाली थी, चाहे वो नैब वाली थी, वो सारी अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हो गई। फिर इन बिटवीन वो आपने देखा कि जिस तेजी के साथ ये कानून, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट, जिसको सदर पाकिस्तान के हवाले से दस्तखत ना होना, वो भी कंट्रोवर्सीज अपनी जगह पर मौजूद है। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार कर लिया गया और 12 दिन तक अब तक का रिमांड हो चुका है। तो ये भी समझ में आ रहा है कि क्या। और दूसरा जो बात बड़ी वाज़ेह है कि आप किसी को देखे ना, किसी को आप एक गिरफ्तारी के ऊपर गिरफ्तारी डाल नहीं सकते। आप PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 86 क्लियर है, आर्टिकल 10 बड़ा क्लियर है। और इसमें बल्कि चीफ जस्टिस साहब जब आमिर फारूक साहब ने भी अपने रिमार्क्स में ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही थी। फिर यहाँ पर उसके अलावा अगर आप देख लें, यहाँ जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं वो भी बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि एक्यूज रूल 7 है हाई कोर्ट रूल्स का, वॉल्यूम 7 पार्ट 2, accused must be produced before the magistrate who should satisfy himself about necessity for remand। बड़ी जबरदस्त बात है। 15 अगस्त है, अमूमन 14 दिन का फिजिकल रिमांड दिया जाता है, अब अमूमन यही होता है जुडिशियल रिमांड। और कमाल की बात देखे, तकरीबन आज 14 दिन पूरे हो गए हैं। यानी बड़ी कैलकुलेटेड चीजें नजर आ रही हैं सारी। लेकिन एक बात जी, मैं जरा इस कैलकुलेशन पे जरा निहाल हाशमी साहब का भी ये बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है। निहाल हाशमी साहब, ये अजहर सिद्दीक साहब जिन केसेस का रेफरेंस दे रहे थे, इसकी थोड़ी सी मैंने भी तहकीकात की हैं। ये हकीकत है कि इससे पहले कई ऐसे कोर्ट डिसीजंस मौजूद हैं कि आप मुल्जिम को अदालत में पेश किए बगैर जुडिशल रिमांड पे आप किस तरह भेज सकते हैं। और दूसरी बात यह कि ये जो ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर है, इसके ऊपर एक्चुअली गिरफ्तारी की कोई डेट ही नहीं डाली गई। और उसके बाद 15 अगस्त को अगर ये ऑर्डर आ गए हुए थे, इसे इतना खुफिया क्यों रखा गया? ये मंजर आम पर क्यों नहीं आया? पता नहीं लगा कि इमरान खान साहब की एक केस में गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि परवेज़ इलाही साहब, उनके जो वकील हैं वो हैं अमजद परवेज़ साहब, वही अमजद परवेज़ साहब जो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन के भी वकील हैं। तो परवेज़ इलाही साहब की जो आज गिरफ्तारी के हवाले से केस की समाअत थी, उसके अंदर अमजद परवेज़ साहब ने खुद वहाँ पर आर्गूमेंट्स देते हुए कहा कि आप ऑलरेडी एक गिरफ्तार शख्स के ऊपर गिरफ्तारी दोबारा नहीं डाल सकते। वो एक्चुअली परवेज़ इलाही साहब के लिए वहां पे ये आर्गुमेंट्स दे रहे थे। लेकिन यहीं पे जिस केस के अंदर वो इमरान खान साहब के खिलाफ वहां पे खड़े हुए हैं, वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है। तो सर, ये नाइंसाफी नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ ऑलरेडी गिरफ्तार इमरान खान को एक केस में गिरफ्तार कर लिया गया और अनाउंस भी नहीं हुआ, बताया भी नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो अमजद परवेज साहब से पूछिए, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। एक ही वकील एक वक्त में विकेट के दोनों तरफ खेल लेता है। अच्छा, जब उसको किसी और तरफ से इंगेज किया जाए तो उस तरफ से खेल जाता है, जब दूसरे तरफ से डिफेंडेंट भी होता है और प्लेंटिफ भी होता है तो वकील कर सकता है।
अब जहां तक आपने कहा कि ये गिरफ्तारी का मामला है, तो ये कोर्ट क्लर्क का या जुडिशियल ब्रांच का मामला है। आमतौर पर होता ही है कि अगर कोई कैदी किसी केस में हो अंडर ट्रायल प्रिजनर, और उसके अगर कोई बेल आउट हो जाए या उसकी एक्यूटल हो जाए, तो उससे पहले वो जेल वाले देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा सम्मन, कोई रिमांड, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आया अरेस्ट। तो आमतौर पे ये होता है कि जो आईओ होता है, सब इंस्पेक्टर लेवल पे ये काम होता है कि वो उसकी गिरफ्तारी डाल के जेल को इंटिमेट कर देता है कि जी फला फला आदमी जो है, इसमें मजिस्ट्रेट की भी जरूरत नहीं होती है। वो कहते हैं कि जी फला आदमी हमारे केस में माखूज है, हमें वांटेड है, और ये आपके कोर्ट में, आपके जुरिस्डिक्शन में, जेल के अंदर है। तो अब इसकी जैसी कोर्ट इसके प्रोसीडिंग की तारीख फिक्स करेगी तो हम इसको यहां से ले जाएंगे, तो आप, ये हमारी भी अमानत है। अब वो उस केस में भी उसकी अमानत होता है, क्योंकि जेल जो भेजते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स भेजते हैं, तो वो दूसरा आईओ बोल देता है। अगर एक बात मैं, जहां आपने अजहर भाई से बातें पूछी, मंसूर साहब, मैं आपके इजाजत से अजहर साहब से एक पूछना चाहता हूँ चीज। ये मेरे नजर से गुजरा है एक पीटीआई ऑफिशियल का। पीटीआई once again wants to make, ये ट्वीट है, wants to make it very clear that PTI and its chairman have no association connection with the organization HRLAF or Mr. Rashid Yaqub, or communication and engagement, if any, with HRLAF or Mr. Yaqub or any person associated with them by or on behalf of PTI and its chairman is hereby revoked. PTI wants the public at large to be aware that PTI, its chairman, does not maintain any link or association with this organization or persons or anyone associated with them, nor are any talk with them, and that no one, including Mr. Azhar Siddiq, is allowed to appoint any person or organization on chairman PTI or PTI's behalf for any purpose, including international legal representation. PTI will engage any international legal representation in any manner when required only through its general secretary general. नहीं, ये निहाल साहब, ये किसने ट्वीट किया सर? ये पीटीआई ऑफिशियल से है। तो मैं अगर इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं कि अजहर सिद्दीक साहब का नाम आ गया है कि वो इंटरनेशनल फंड रेजिंग में इन्वॉल्व है इमरान खान और पीटीआई के हवाले से, तो ये एक मुनासिब बात होगा। मैं अपने ब्रदर से पूछना चाहता हूँ, ये पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से ये ट्वीट आई हुई है जो HRLF के है। मैं अब जवाब दे दूं? मैं अब आज मैंने वैसे हसन साहब के पास जाना था। चलें अजहर साहब, चूंकि आपके डायरेक्टली बात हुई, आप दे दें जवाब। मंसूर वो लंदन में है और वो बता सकते हैं कि किस पर्पस में मैं जवाब दे देता हूं। HRLAF के बिहाफ में वो लंदन में जवाब दे देता हूं। सुन लेते हैं जी, अजहर साहब जवाब देना चाह रहे हैं। जी अजहर साहब, प्लीज गो अहेड। पहली तो बात है, बड़ी सीधी सी बात है कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से वो लोग काम कर रहे थे। हाँ। उन्होंने बगैर बताए, हमें पूछे, उन्होंने एक फंड कायम कर लिया। फंड की ना कोई इजाजत है, ना इमरान खान के नाम पे, ना किसी को। पहले ही प्रोहिबिटेड फंडिंग के नाम पे बहुत से इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बिला वजह आते रहे, और ये इस फंड का करके कल को पैसा कहीं से आए, किसी जगह से आए, तो आप लोगों ने ये इल्जामात लगाने हैं। इसलिए उनसे डिसएसोसिएट कर लिया गया और बता दिया गया कि बिल्कुल कोई किसी फंड के साथ ताल्लुक नहीं है। किस पे फिर किसी वक्त प्रोग्राम लंबा डिटेल में बता दूंगा आपको, हर बात का जवाब दूंगा। नाम है ह्यूमन राइट लीगल एड फंड में, आपको भी उन्होंने डिसएसोसिएट किया हुआ है। नहीं, मैं निहाल साहब देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। इसमें मेरा ट्वीट नहीं शायद पढ़ा आपने। 18 अगस्त का आप ट्वीट पढ़ लीजिएगा मेरा, उसमें मैंने जवाब दे दिया हुआ इस बात का बड़ी वजाहत के साथ कि हमने HRLF को कोई इजाजत नहीं दी है कि वो पैसा इकट्ठा करे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर। वो ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं दे चुका हूं पहले जी। तो वो मतलब ठीक, मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। अजहर साहब, आप मतलब आप, मैं इसलिए कह रहा था मंसूर कि चूंकि भाई अच्छा और प्रोग्राम रखिएगा, फिर आपसे मजा आ जाएगा। आपको कहना चाहिए कि तुमने हमारा नाम क्यों डाला। ये तो पीटीआई के ऑफिशियल्स को, अजहर सिद्दीक साहब को चाहिए कहे कि भाई मैं कोई फंड रेजिंग नहीं कर रहा हूं, और ना मैं निहाल साहब वो मैं कह चुका हूं। आप 18 अगस्त का ना वो ट्वीट मेरा देख लीजिएगा। देयर इज नो कंट्रोवर्सी। अजहर साहब, आप मैं सिर्फ एक चीज क्लियर कर दूं, फिर मैं अजहर साहब, आप अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएटेड है ना, उनके मतलब कानूनी टीम के? बिल्कुल, बस ठीक है, जी बिल्कुल सर, क्लियर होगी सर। उन्होंने यहाँ पे मना कर दिया है सर, उन्होंने कहा कि जी
वो लंदन में जो ह्यूमन राइट के केसेस के कॉन्टेक्स्ट में है, वो कंट्रोवर्सीज जो हैं वो बकायदा वो बता रहा है, बकायदा क्लैरिफाई कर दिया वो उसके हवाले से कोई फंड खेलने के लिए या किस करने की कोई इजाजत नहीं दी है। वो इंटरनेशनली बात हो रही है, आप परेशान क्यों हो गए? चले मेरा खौफ ही इतना है आप लोगों को, मेरा खौफ ही इतना है कि यहाँ वो अतातर मुझे दावतें देता फिर रहा है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लूं। मेरा कोई कंसर्न नहीं है, कोई मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी नून लीग के लिए काम करने के लिए। मैंने मेरिट पे काम करना है। मैंने केस डिस्कस करना सर, ये मुझे पता करके दें एज ए पब्लिक एट लार्ज कि अब तक कितना फंड जमा हो चुका है HRL। आपको इजाजत है, आपको इजाजत है, आप लिखे उनको, पूछे उनसे, आपको इजाजत है। तवज्जुद से अजहर सिद्दीक साहब, आपके तवज्जुद से कितने फंड आ गए इस ऑर्गेनाइजेशन को? सर मैंने जो बता दिया आपको, हमने ना कोई इजाजत दी है पैसा इकट्ठा करने की, ना हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। अब आप पूछ सकते हैं, पूछे उनसे कि उन्होंने कितना पैसा इकट्ठा किया। चले मैं आगे सर, मैं जरा खान साहब के केस पे आ जाऊं, मुझे इजाजत दीजिएगा। मैं हसन भाई भी वहां पे बैठे हुए हैं। हसन साहब, ये एक और खबर भी आई है कि जनाब साइफर के मामले के ऊपर जो समाअत होनी है वो अटक जेल के अंदर ही होने जा रही है। ये अजहर सिद्दीक साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बड़ी मशकूक तरीके से जो है वो खान साहब को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया, बताया नहीं गया, किसी को पता नहीं लगा, मीडिया के अंदर भी रिपोर्ट नहीं हुआ। और आज जब फैसला आया तो उसके बाद वही हुआ कि उनकी दोबारा गिरफ्तारी डाल दी गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के साथ भी इस तरह कई दफ़ा हो चुका है। 8-8 दफ़ा गिरफ्तारियां, 10-10 दफ़ा गिरफ्तारियां, एक केस से निकलते हैं, दूसरे में गिरफ्तारी, तीसरे से निकलते हैं, चौथे में गिरफ्तारी। ये तो सिलसिला चलता जा रहा है। ये ज्यादती नहीं है आपके ख्याल में? नहीं मंसूर साहब, ये ज्यादती नहीं है, ये टिट फॉर टैट है। यानी जिस तरीके से सहूलतकारी फ्राहम की जाती रही है, जब से इनके खिलाफ मुकदमात शुरू हुए और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तो पहले आप देखें कि जो चौधरी परवेज़ अलाई साहब हैं, उनके अपने ही जो है वो मोहम्मद खान भट्टी साहब ने उनके खिलाफ 164 का बयान दिया, और वो बयान के बाद एक बड़े ठोस शवाहिद मौजूद थे जो कि बंदा आई बिलीव के वो बहुत निचले ग्रेड में भर्ती हुआ और जिसको तरक्कियाँ दे देकर चौधरी परवेज़ अलाई ग्रेड 22 तक ले गए। तो वो सारा केस था, उसको एक अदालत के सामने गया और उन्होंने कहा जी केस ने बंदा क्वॉश कर दिया। तो जब आप जो है वो ठोस शवाहिद के बावजूद केसेस को उठा के डस्टबिन में फेंकेंगे तो फिर आपका सिस्टम भी रिएक्ट करता है और फितरी अमल है। जहाँ तक पहले बात हो रही थी, मैं थोड़ी सी बात ये भी कर दूं कि अजहर सिद्दीक साहब का इंटरेस्ट जो है वो फंड रेजिंग में नहीं है। इस बात की मैं भी तस्दीक करूंगा। अजहर सिद्दीक साहब का जो इंटरेस्ट है वो मेरे ख्याल के मुताबिक, और मैंने इनको मशवरा भी दिया था कि पीटीआई से सेनेट का टिकट ले लें, तो वो उस पर उन्होंने आगे से इनकार भी नहीं किया था। उन्होंने कहा था वो वक्त आया तो मैं देखूंगा। तो बात ये है कि अजहर सिद्दीक साहब का टारगेट जो है उन्होंने कोई और सेट किया हुआ है। अच्छा चले अब मेन इस बात के ऊपर आते हैं। अच्छा, जो मामला है जी इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ का और अदालत का वहाँ पर जाने का, तो डेफिनेटली चेयरमैन तहरीक इंसाफ, अब आपने देखा है कि वो सिक्योरिटी शीट्स देकर अपनी उनकी गार्ड होते थे, वो उनको लेके जाते थे, तो उनकी जान को खतरात लाक हैं। तो जब उनकी जान को खतरात लाक हैं तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो जेल से ज़्यादा आप मुझे बताएं कि कौन सी जगह जो है सिक्योर होगी चेयरमैन जो है पीटीआई के लिए। लेकिन तो यही बेसिकली उन्होंने इसका जो है वो आर्गुमेंट बनाया। सर शफाफियत का क्या होगा? किस तरह पता लगेगा कि ट्रायल किस तरह हो रहा है जब मीडिया उसको सही तरह कवर नहीं कर पाएगा, आप नहीं जा सके? इसमें तो किस तरह कवर होगा? इसमें संजीदा बात आपको बताऊं कि इज डेफिनेटली जो इनके लॉयर्स होंगे वो वहाँ पर मौजूद होंगे, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जैसे बाबर अवान साहब जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं शाह महमूद कुरैशी को, तो जो भी बंदा उन्होंने इस केस में अपॉइंट करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तो वो वहाँ पर जाएगा। और आज भी मेरे ख्याल से उनकी जो एहलिए हैं उनको अलाउ किया गया। देखिए जी, बात ये है कि जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है मंसूर भाई, अब आप बात देखें कि ये जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस थी, ये 10 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं लगना था, क्योंकि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने इंटरवेंशन कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया, इन्फ्रक्चुअस एप्लीकेशन को टेक अप करके हाई कोर्ट को प्रेशराइज किया, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि ये 10 दिन की जगह 24 दिन लग गए, और ये आइंदा भी ऐसे ही होगा। अब जब भी आप जो है वो एक आदमी को बेबुनियाद और बिला जवाज जो है सहूलतकारी फ्राहम करेंगे तो फिर सिस्टम रिएक्ट करेगा। सिस्टम ने शुरू में रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अब सिस्टम ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ये सिस्टम किसको कह रहे हैं आप? ये कौन है ये सिस्टम? सर ये पूरा सिस्टम है, और आपको भी मालूम है कि पूरा सिस्टम क्या है। मुझे यकीन करें हसन भाई, मुझे नहीं पता। जब एंटी करप्शन है जी, आपकी एंटी करप्शन पंजाब भी सिस्टम का हिस्सा है जी।
मैं बता रहा हूं एंटी करप्शन पंजाब आपका सिस्टम है, नैब आपका सिस्टम है, ठीक है जी, एस्टैब्लिशमेंट आपका सिस्टम है, और फिर हाई कोर्ट भी आपका सिस्टम है। जब हाई कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। जब हाई कोर्ट को इंडिपेंडेंटली आप काम नहीं करने देंगे, फिर आप इन्फेक्शियस एप्लीकेशन को टेक अप करके कहेंगे कि जी आप इसका फैसला करें, नहीं तो हम करेंगे। आपके सामने जो इम्प्यून ऑर्डर था वो 3 अगस्त का था, आपने 5 अगस्त की जजमेंट के ऊपर जो है आपने कमेंट्स कर दिए और इन राइटिंग कर दिए। तो सर इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। आपने ये एक्शन है, इस एक्शन को हसन भाई ये जो 15 तारीख का क्या किया, ये 15 तारीख का ये जो जज साहब का ये निकला हुआ है कि जनाब सुपरिटेंडेंट जेल को ये सिस्टम रिएक्ट कर रहा है बेसिकली। देखिए जो साइफर का इशू है ना, साइफर का जो मामला है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो एक क्या कहते हैं ट्रायल कोर्ट तश्कील पाया है, उस ट्रायल कोर्ट में इसकी समाअत होनी है। अब ये मामला तो ये पहले से चल रहा था। प्रिंसिपल एक्यूज कौन है जी? आप ये बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नहीं खेला साइफर के साथ, आपने उनकी ऑडियो नहीं सुनी हुई, आपने नहीं सुना हुआ कि वो आजम खान को क्या कहते हैं कि हमने मुल्क का नाम नहीं लेना, हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने जज फैसला करेंगे ना। मेरा ये सवाल नहीं है whether is guilty or not, ये तो जज साहब फैसला करेंगे, ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। मेरा सिंपल एक सवाल ये है कि 15 तारीख की अगर ये लेटर लिखा हुआ है, ये आज क्यों मंजर आम के ऊपर आ रहा है? क्या आपको ये सारा सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे थे, ये साफ और शफाफ लग रहा है आपको? जी कोर्ट ऑर्डर जो होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, हाँ, ठीक है जी, हाँ, और इसको मंजर आम पर आना चाहिए था, हाँ, इस पे मैं कोई दूसरी राय नहीं है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। लेकिन मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि अगर बिल फर्ज देखें जी, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने को ऑर्डर दिया है तो इनके वकला ने वहां पर जाकर चेक किया है, या उस ट्रायल कोर्ट के अंदर ये लोग गए हैं, वहां पर इन्होंने वो वेरीफाई किया है कि जी हमारे मुतल्लिक को, जारी बात है केस तो ये 4-5 लोगों का ही चल रहा है ना, एक ही केस है उस अदालत में, तो उस अदालत की डेली की ऑर्डर शीट्स नहीं निकाल सकते थे कि आज कौन सा ऑर्डर निकाला है अदालत ने? ये तो उनके वकला की नाअहली है। देखिए यहाँ पर कई ऐसे मुकदमात होते हैं जहां पर नोटिस इशू होता है, नोटिस आपके घर तक नहीं पहुंचता, लेकिन आप खुद जाकर वहां पर चेक करते हैं और आपको मालूम होता है कि जी ये जो नोटिस इशू हुए हैं वहां से आप नोटिस पता कर लेते हैं। मैं आगे पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया आपका, हसन भाई पॉइंट आ गया, आगे मुझे अब चलने दे। अजहर सिद्दीक साहब, एक पूरी कैंपेन चलाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ। अब इस सिलसिले में बाय द वे JIT भी बन गई जो इस मामले की पूरी तहकीकात करेगी। सर ये तीसरे जज हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टारगेट किया गया। जज ज़ेबा चौधरी, हमायूं दिलावर साहब, उनको लेटर लिखना पड़ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जनाब मेरी ट्रांसफर कर दें, सोशल मीडिया के जरिए मुझे धमकियां दी जा रही हैं, और अब चीफ जस्टिस के खिलाफ भी बाकायदा मुहिम। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफी मांगनी चाहिए आज के इस फैसले के बाद? अच्छा देखें, ये चूंकि मैं मंसूर भाई, ये पार्टी की तरफ से कोई मौक़िफ़ आए तो मुनासिब होगा, चूंकि मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने आज शहबाज शरीफ का ट्वीट पढ़ा होगा सर? जी पढ़ा है। और उस ट्वीट को रख के शर्म से डूब मरने का मकाम है मेरे जैसे आदमी के लिए भी, इस मुल्क का साबका वजीर आजम क्या जुबान इस्तेमाल कर रहा है। और देखिए तारीखी तौर पर रखना इस बात को, मैं इस तरह की किसी कैंपेन को सपोर्ट ना करता हूं, ना मैं करूंगा कि आप जजेस को मिलाइन करें, आप जजमेंट के ऊपर एतराज करें, वरना आपको तो पता है ये 5 जजेस, 3 लोगों को सजा हुई थी तौहीन अदालत में, निहाल हाशमी साहब को, तलाल चौधरी को और दानियाल अजीज को, और ये प्रेसिडेंट सेट नहीं होने चाहिए थे। उसके बाद पिछले आप अंदाजा लगा लें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के खिलाफ क्या क्या बातें हुई, जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ क्या क्या बातें हुई। ये तारीख है ना, FIA जो 1 साइडेड चल रहा है, ये मौका आ गया है। अच्छा किया उन्होंने, मैं तो पिछले 8 सालों से ये काम कर रहा हूं कि मैं इसके अगेंस्ट के इस तरह की कैंपेन रुकनी चाहिए। मेरी हाई कोर्ट में मुजम्मत तो करें इस चीज की जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ सर जी। फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो लीक आई है मंसूर भाई, उनकी ऑडियो लीक है कि वो CM पंजाब उस वक्त के थे चौधरी परवेज अलाई साहब, उनसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मोहम्मद खान भट्टी मेरे पास बैठा हुआ है। यार जजेस का ये कंडक्ट भी तो नहीं होता ना। और वो किस फ्रैंकनेस से उन्होंने कहा कि यार तू छड़ ना यार, मैं तेरे घर आ रहे हैं विदाउट प्रोटोकॉल आ रहे हैं। देखें अब ऐसी बात है कि इस पर भी आप उन पर तनकीद ना करें। आप अजहर भाई खुदा का खौफ तो करें ना, आप बात कर लेने देना, मुझे बात कर लेने दे, मुझे बात कर लेने दे। व्हाटएवर इट इज, फर्ज करें ये सही है या गलत है, इसको इजाजत दी है आप बैठकर आप कैंपेन शुरू कर दे। बात बड़ी सीधी सी है, मान लें अगर ये सही भी है, लेकिन ये सारे का तरीका कार है। हमने तो मजाक बनाया हुआ है
कि जजेस के अगेंस्ट जब बैठ जाए टीवी पे शुरू कर देते हैं ये बातें, इसको किसी तरह भी सपोर्ट ना मैं करता हूँ ना हमें किसी को करना चाहिए, लेकिन आपने रवायत गलत कायम कर दी है, तो इस रवायत का चले, कुछ देर आए दुरुस्त आए। तो अजहर साहब अगर नून लीग ने सर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इसके सबसे बड़े विक्टिम है। जस्टिस नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और उनकी फैमिली सबसे बड़ी विक्टिम है इसकी। स्टार्ट तो पीटीआई ने किया ये अमल, इसको भी गलत कहना, इसको भी गलत कहना। सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है, सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब यानी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है तारीख में जो कुछ हो रहा है? ये तो अभी हुआ है ना अजहर साहब, ये तो वाकया अभी हुआ है ना सर। अब जो वाकया अभी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे या इससे पहले के माजी के चीजों के? और अगर रवायत मुस्लिम लीग नून ने कायम की, गलत रवायत कायम की, तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नून लीग की रवायत पे चल रही है? ये सर यही वाकया हुआ है ना, को शहबाज शरीफ के ट्वीट को भी शामिल करें साथ, आज ही हुआ वाकया, ये ताजा तरीन हुआ है। चलो जी, शहबाज शरीफ साहब के मैंने अपनी ओपनिंग में सवाल डाला था निहाल हाशमी साहब, ये शहबाज शरीफ साहब ने भी जो ट्वीट किया है और अदलिया का इस तरह मजाक उड़ाया है, ये क्या तौहीन अदालत नहीं बनती? मंसूर भाई मैं तो परेशान हो गया हूँ आपकी और हसन भाई की गुफ्तगू सुनकर, और जो अजहर सिद्दीक साहब ने कहा मुझे दुख हो रहा है। आजकल दरिया थेम्स में बहुत ज्यादा पानी आया हुआ है, ऐसा ना हो कि इतने आगे जाएं, ये फंड रेजिंग हो और ये ट्वीट की बात हो, शहबाज शरीफ साहब को अगर वो इस तरह से बात करें कहीं उनको दरिया थेम्स में डूब के ना मरना पड़े, तो इसलिए मुहतात रहे बात करते हुए, क्योंकि वो शहबाज शरीफ को ले आएंगे, शहबाज शरीफ यहाँ लेने में आएंगे, ले चलेंगे थेम्स के रिवर के ऊपर साथ, आप भी आ जाइएगा, इकट्ठे सैर करेंगे वहाँ रिवर थेम्स पे। जाना पड़ जाए मेरा भाई, आप इकट्ठे आएंगे ना, इकट्ठे आप कह रहे हैं वो जाती भी नहीं है, आप में बैठे हुए उनको भी साथ देखना है, इकट्ठे सैर करेंगे वहाँ। आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आपको हसन अयूब साहब ने कहा, जनाब नकवी साहब के बारे में आपने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। आप किस किस को मैंने जो कोई बात है ये छोड़ दें, जब तक साबित ना हो सच क्या है झूठ क्या है, फोरेंसिक उसके बाद आप करें, लेकिन आप पहले शुरू कर देंगे, ये गलत है। 3.5 साल दौर में हसन अयूब ने तो सारी ठीक बातें की है, आपने तो जजेस छोड़ दें, आप उनकी अहलिया को नहीं बख्श रहे थे, खानदान को नहीं बख्श रहे थे। उस वक्त आपको शर्म क्यों नहीं आई मेरे भाई? उस वक्त शर्म आती तो आज आप होते ना थेम्स के अंदर। चले अजहर साहब जवाब देते हैं। सर मैं ब्रेक ले लूं, मैं एक मिनट, मुझे ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं जरा ब्रेक ले लूं। अजहर साहब आई नो वांट्स टू आंसर दिस। और इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये है कि आज के इस फैसले के बाद चंद कानूनी माहिरीन का कहना है कि चूंकि इमरान खान साहब की सजा कलअदम हो गई है, तो इस तरह उनकी नाअहली भी कलअदम हो गई है और अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन चंद कानूनी माहिरीन का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बेशक आपकी सज़ा कलअदम हुई है, लेकिन इसके बावजूद सस्पेंड हुई है, इसके बावजूद आपके ऊपर नाअहली की तलवार वैसे ही लटकी रहेगी, आप नाअहल ही रहेंगे अगले 5 साल के लिए। मामला है क्या, जानते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले अजहर सिद्दीक साहब ने ये शिकायत की कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट की है क्या वो अदलिया की तस्दीक के ज़ुमरे में नहीं आता। निहाल हाशमी साहब इस बात का जवाब दे रहे थे। वैसे निहाल हाशमी साहब, मैं 1 मिनट के लिए वो ट्वीट पढ़ना चाहता हूँ, और मैं जाहिर बात है जिस तरह हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जो सोशल मीडिया कैंपेन पूरी चली, शहबाज शरीफ साहब ने ये लिखा, उन्होंने कहा लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू, विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदलिया ये ना करे तो और क्या करे। मैं आगे भी लिखा हुआ, डिटेल लंबी हो जाएगी। हसन अयूब साहब, ये शहबाज शरीफ साहब क्या ज्यादती नहीं कर रहे इस किस्म के अल्फाज लिख के? नहीं, देखिए बात ये है कि एक बड़ी ऑब्वियस बात है, ये सहूलतकारी तो जो सहूलत इस वक्त जो है फराम की गई है चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को, ये सहूलत बाकी पाकिस्तान के किसी शहरी को मुयसर नहीं है। ये बात आपको माननी चाहिए। देखिए हाई कोर्ट ने डिले किया, रिएक्ट किया, वो हाई कोर्ट का अमल था, लेकिन चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने इनफेक्चुअस एप्लीकेशन को टेकअप करके उसके ऊपर जो है अपने कमेंट्स कर दिए, जो है वो जो 5 अगस्त के फैसले के ऊपर, और उसको कह दिया जी कि ये बज़ाहिर जो है ये इस जो है क्या फैसला नकाइज से जो है वो क्या कहते हैं अंबार लगा हुआ है इसके अंदर। हाँ। इस किस्म की बातें की उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट फैसला करे, नहीं तो हम इसको जो है ना क्वॉश कर देंगे। देखिए इस तरह नहीं होता,
इस तरह नहीं होता। एक अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट में, आपने हाई कोर्ट के दायरा अख्तियार को जो है बाईपास करते हुए केस अपने पास मंगवा लिया, तो इस पर भी जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नवाज के, शहबाज शरीफ साहब, वो ये बात भी ना करें। देखिए ये सहूलत आम शहरी को मुयस्सर नहीं है। 54,000 केसेस हैं जिसमें हजारों जो जमानत के इस किस्म के मुकदमात हैं। किसी का मुकदमा टेकअप किया है? अच्छा, इससे पहले का मुकदमा 25 मई वाला मुकदमा आपके सामने है। 25 मई वाला मुकदमा क्यों नहीं टेकअप कर रहे? तमाम की तमाम रिपोर्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ आई हैं। खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ा दिया। अदालत के अंदर जो है वो यकीन दहानी करा कर आए, फिर इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में पहुंचे और वहां पर जलाओ गिराव किया, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया। वो केस क्यों नहीं टेकअप कर रहे? इलेक्शन वाला 14 मई वाला केस तो अब उन्होंने 31 अगस्त को टेकअप कर लिया है, लेकिन उसको इस केस को हमने टेकअप नहीं करना। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को के अंदर जो है रद्दी चाहिए, और उस रद्दी के ऊपर जो है वो मट्टी और जो गुबार है वो चलनी है। सर बात यह है कि यहां पर मेयार अलग अलग है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाडला है और इस बात को मानना पड़ेगा। अजहर सिद्दीक साहब, उस पर ऑर्डर करेंगे तो फिर ये होगा। अजहर सिद्दीक साहब, ये बार बार ये लफ्ज जो इस्तेमाल होता है, मैं तो खैर अपने कप्तान के लिए ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये सर ये वाकई, मैं कल वो जो रिपोर्ट आई है अटक जेल की, मेरे ख्याल में 982 शायद वहां पे प्रिजनर्स हैं, लेकिन जिस किस्म की डिटेल्स सुपरिटेंडेंट की जानिब से लिखी गई हैं, जो खान साहब को प्रोवाइड हुई हैं, मतलब जिस तरह का बाथरूम उनके लिए बनाया गया है, खाने शाने जो दिए जा रहे हैं, और केसेस जिस तरह पुटअप, मतलब 24 दिन के अंदर अंदर इनकी सज़ा जो है इसको सस्पेंड कर दिया गया, इस सज़ा को आज के इस फैसले के अंदर। तो फिर हसन अयूब साहब भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी ये लाडले का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? अच्छा, मैं बड़े अदब के साथ, जेल तो इनकी है और जेल में अपना A क्लास इमरान खान साहब का हक है। मैं खुद जेल में 26 दिन जेल में रह के आया हूँ लॉयर्स मूवमेंट के दौरान। अच्छा। ये जो चीजें मिल रही हैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं है, पैसे दे के आप फैसिलिटीज ले सकते हैं, और 35,000 रुपए इस हवाले से जमा है। अब मैं आता हूँ लफ्ज लाडले की तरफ। बड़ा दुख और अफसोस होता है, बड़ा दुख और अफसोस, चूंकि मैं ना 7 अप्रैल को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला केस कॉल हुआ था ना, तो मैं वहां मौजूद था, जो वेलकम किया गया। अब ये रिकॉर्ड की बात है, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस हवाले से। बिलावल भुट्टो साहब को जिस तरह रिसेप्शन दिया गया, मौलाना फजलुर रहमान, ये अच्छा नहीं लगता इन चीजों को लेकर। और अगली बात मैं आपके सामने बता दूं आपको, ये चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल साहब का फैसला नहीं था, उसमें 3 मेंबर बेंच थे और जस्टिस जमाल मंदोखेल थे, तीनों जजेस ने। और है क्या वो जिसको हम कह रहे हैं ना कि बाईपास कर दिया, कोई बाईपास नहीं किया। ज्यूरिसडिक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है सेक्शन 137 सबसेक्शन 4 के तहत 120 दिन के अंदर ट्रायल शुरू हो, इस्तगासा जाना था, वो नहीं किया। वो 3 दफा, यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट चैलेंज किया जाता है, वो नीचे भेज देते हैं, फिर चैलेंज किया जाता है, फिर नीचे, फिर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं इस्लामाबाद गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। क्या गलत बात की है हसन साहब, क्या गलत बात है सर? गलत बात ये की है 120 दिन वाली जो बात करते हैं, ये हमेशा गलत करते हैं। जिस दिन विसल ब्लो हुई इलेक्शन कमीशन को विसल ब्लो की जो है स्पीकर नेशनल असेंबली ने, जब उसने विसल ब्लो की तो तब उनके नॉलेज में वो मामला आया। तो क्रिमिनल केस कभी टाइम बार नहीं होता, ये फौजदारी कार्रवाई केस है। हमेशा कहते हैं ये पीनल है, ये पीनल नहीं, ये क्रिमिनल है। ये क्रिमिनल केस को पीनल बनाते हैं। अजहर साहब की बारी। ये अच्छा नहीं लगता हसन, अच्छा नहीं लगता। अब ये, और मैं चैलेंज करता हूँ, ये क्रिमिनल केस है नहीं, ये भी बता दूं मैं आपको, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और सुन लीजिएगा इस इशू क्या है। इशू क्या है? तीसरा, जब सेक्शन 137 सबसेक्शन 4 लिखता है कि आपने 120 दिन के अंदर आपने उनको बात और आगे लेके चलता हूँ आपको। तीसरी दफा फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आया और उन्होंने कहा नीचे भेजा, उन्होंने कहा पहले जुरिसडिक्शन डिसाइड करो, ये जुरिसडिक्शन का मामला है। और जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के पास जब पहला फैसला जो था, तीसरा फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, ये चैलेंज हुआ, भाई कोई बाईपास नहीं किया। उस फैसले में लीव टू अपील का मामला लगा और उन्होंने कहा ठीक है इस्लामाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करो। खुदा रहा, ये चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल साहब का कोई इश्यू नहीं है, 3 मेंबर बेंच बैठे हैं और उन्होंने कहा। और ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैंने हाल साहब से चीफ जस्टिस मंसूर भाई मुझसे एक कमेंट करने दें। मंसूर भाई एक कमेंट करूंगा, आप मुझे बताएं कि कितने बेल मैटर्स के अंदर किस बंदे से मुतल्लिक, उसकी हालत जार से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट मांगी हो, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी हो कि उसकी जेल कंडीशंस क्या है, आप मुझे बताएं। सिर्फ यहां पर पूछ रहे हैं वो जेल कंडीशंस में हालत जार से मुतल्लिक रिपोर्ट सिर्फ एक दफा कोरोना के दिनों में मांगी थी जस्टिस गुलजार साहब ने। मैं फिर बताता चलूं आपको, क्यों मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात बता दूं आपको मैं, शायद आप लोगों को पता नहीं है कि ये मामला जो जुरिसडिक्शन का है, ये अक्टूबर का फैसला है 2022 का। अजहर साहब ये इस सवाल का जवाब तो दे देना।
अजहर साहब वैसे वो डिसाइड ही नहीं करते। अच्छा अजहर साहब सवाल सुन लीजिए, क्या वाकई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज तक कभी किसी और कैदी के हवाले से रिपोर्ट मांगी है कि जरा बताइए इसकी हालत कैसी? अच्छा मैं पहले बताता चलूं कि ये चीफ जस्टिस साहब की रिपोर्ट नहीं मांगी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है, ये बेंच का ऑर्डर है। 3 जजेस बैठे हुए हैं। अच्छा। और उसमें क्या है, अरे को देखे ना, फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट करनी है। सरबराही कौन कर रहा है उस बेंच की? बेंच की सरबराही कौन कर रहा है? और इस तरह प्रेसिडेंट तारीख में 20 गाह पड़ी हैं। सर मैं कह रहा हूं उस बेंच की सरबराही कौन कर रहा है साहब? मैं अच्छा नहीं लगता इस बात को जो मैंने सवाल उठाया है कि दायरा इख्तियार का सवाल था। सर मैं दोबारा पेंडिंग पड़ा हुआ है मैं दोबारा करता हूं। अजहर भाई सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि उस बेंच के सरबराह तो चीफ जस्टिस ही थे ना, तो क्यों चीफ जस्टिस ने खुद या किसी और बेंच में ये कहा हो कि मुझे फलां कैदी की रिपोर्ट ला के दिखाओ, उसको किस हालत में रखा हुआ है? सर मैं बता दूं, ये बेंच का ऑर्डर है सर, अच्छा नहीं लगता मंसूर भाई। ये अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंद एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर मानते तो बात थी, ये बेंच का ऑर्डर है। मैं एक बात और खत्म करने लगा हूं। ये देखिए मैं तो जो कि शुरू से केस लड़ रहा हूं ना ये वाला, आप देखे अक्टूबर में ये फैसला करता है इलेक्शन कमीशन, वो चैलेंज किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब का पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन्हें कहा कि इसकी जुरिसडिक्शन का डिसाइड कर दे, वो डिसाइड नहीं करते। फिर हमने वोटर की तरफ से चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बैठा है, 5 मेंबर बेंच, जब इनको कहा कि वो दरखास्त वापस दे दे, जुरिसडिक्शन डिसाइड लाहौर हाई कोर्ट कह चुकी है सेक्शन 137 के हवाले से बड़ी वजाहत। चले आगे चलते हैं सर, और मैं आ गया, पॉइंट आ गया। निहाल साहब, अब मेरा निहाल साहब आपसे सवाल ये है, क्या इमरान खान साहब की जो इस वक्त इलेक्शंस लड़ने की नाअहली है, अब वो भी आज सस्पेंड हो गई है या वो बरकरार है? इससे पहले मैं 2 बात और कर दूं। शहबाज शरीफ साहब ने कोई कोर्ट के बारे में गलत रिमार्क्स नहीं दिया। उन्होंने एक बात की सहूलतकारी की और वो बात ठीक है, इसका पूरी सहूलतकारी की बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब नहीं है, पूरी कोर्ट है, लार्जर बेंच बैठा हुआ है उमर अता। और सुने, जो डिक्टेट ऑर्डर करता है हसन अयूब ने बिल्कुल ठीक कहा। वो तीनों अच्छा नहीं लगता जो ऑर्डर साइन होता है वो कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोर्ट का ऑर्डर होता है, ऑर्डर नहीं होता। तो भाई इस तरह से कौम को गुमराह ना करे अजहर भाई। ये फिर मैं आप रब को खास जान करके पुराने मजीद सामने रखे कसम खा के कहें कि ये सिंगल जज का फैसला होता है या कोर्ट का फैसला होता है, अभी पता चल जाएगा। ये क्या ऐसी बात कर रहे हैं आप? ये क्यों बुराई की बातें कर रहे हैं? हमको वो उमर अता बंदियाल साहब कर रहे हैं, ट्रक वाले सरकार कर रहे हैं, वो लोग करते रहे। सर मेरी रिक्वेस्ट है, और मेरे प्रोग्राम में कोई ऐसी बात ना कर दीजिएगा कि मैं मुसीबत में फंस जाऊं। आप लोग तो वकील हैं, आप लोग बच बुझ जाएंगे। नहीं, अजहर भाई को बोलेंगे सबसे पहले तो वो क्लैरिफाई करेंगे वो लंदन में कर क्या रहे। यहाँ पीटीआई वाले परेशान है लंदन में वो क्या कर रहे हैं, उनसे पूछे जरा लंदन में क्या कर रहे हैं। उनका यहाँ पे डरते हैं नून लीग वाले एक डंडे अजहर सदीक से। अच्छा मैं आगे, मेरा सवाल निहाल साहब आपने मेरा जवाब ही नहीं दिया। मैं खान साहब की नाअहली के हवाले से सवाल कर रहा हूँ, आप लोग किधर चले गए? उस पे तो जवाब जो है ऑर्डर सस्पेंड हुआ है। ऑर्डर जब सस्पेंड होता है तो इसके बाद ये जरूरी नहीं है कि जनाब बाकी चीजें खत्म हो गई। उसमें देखिए आम तौर पे जो माइनर ऑफेंस, जो माइनर सेंटेंस होता है उसमें बेल मैंडेटरी मिली जाती है, मगर ये पहला केस है जिसमें 10 रोज के अंदर इनको परेशानी हो रही थी, या 6-6 महीना साल भर से लोग पड़े होते हैं, उनकी हियरिंग शुरू नहीं होती है भाई, या तो 24 दिन के अंदर आपने बेल ले लिया। तो ये केस चलेगा, केस खत्म नहीं हुआ है, एक्यूटल नहीं हुआ है। सस्पेंशन का माने है कि ठीक है आपको बेल आउट किया जाता है एंड यू विल गो फॉर द डिटेल ट्रायल एंड प्रोसीडिंग विल स्टार्ट सून। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ ये जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ये गलत करें। वो तो नायल उसी दिन हो गए थे जब उन्होंने सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्होंने कौम की दौलत को दोनों हाथों से लूटा। वो झूठ बोलते रहे, साइपर में भी और दीगर भी। एक आदमी झूठा है, वो बार बार कह रहा है, यू टर्न कर रहे हैं, हर केस में यू टर्न कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो इसमें भी वो इलेक्शन कमीशन मजाज है। हसन अयूब साहब आ गए सर। हसन अयूब साहब, मैं आपको आपके ट्वीट्स पढ़ता हूं, आपकी एक आदत है एक जुमला लिखने की कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। अब मुझे ये समझाइए कि आगे अब इमरान खान साहब के हवाले से उनके मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है या क्या कह रहा है, या रावी में सैलाब आया हुआ है? मुझे जरा थोड़ी सा बताइए, आपकी खबर क्या कहती है? नहीं,
रावी तो सवाई सिर्फ बेचैनी रावी को जो है ना वो बिजली के जो बिल्स हैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वहाँ पर रावी बेचैन होता है। अच्छा। बाकी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मामला है इस पे तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है। रावी बेबस है बिजली के बिलों में महंगाई के ऊपर, लेकिन रावी इस मामले में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो मुकदमात है इस पर वो बिल्कुल पुरसकून है, उसको कोई परवाह नहीं है और वो चैन ही चैन लिख रहा है। उसकी वजह यह है कि इनका किया धरा है, इनके अपने अमाल हैं, इनके अमाल इनके गले में पड़ रहे हैं। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मामला हुआ था वो ट्रैप था, वो उनके गिर्द घेरा बनाकर उनको बांधा गया था और सजा दी गई थी। ये तो माशाल्लाह से इन्होंने खुद ही अपने जो है इतने ऐसे इकदाम कर बैठे हैं, साइपर पर ये खेले हैं, फिर 9 मई वाला जो है इनका जो बहुत ज्यादा चीजें जो एविडेंस वो मौजूद है। और मंसूर भाई आपके पास भी का भी जिक्र कर दो। अच्छा, इसके अलावा सर टाइम खत्म हो गया कादर वाला भी मामला देख सर, टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, अजहर सिद्दीक साहब, निहाल हाशमी साहब, हसन अयूब साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।